Welcome to the channel Critical Think. Today our topic of discussion will be types of coordination. क्या आप जानते हैं कि हमारी बॉडी में जितने भी एक्शंस परफॉर्म हो रहे हैं, हमारी बॉडी जो कुछ मूवमेंट कर रही है वो सारी की सारी कंट्रोल्ड होती है एक कंट्रोल यूनिट से, ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड से। इस लेक्चर में हम कोऑर्डिनेशन टाइप्स को देखेंगे कि किस तरीके से हमारी बॉडी के अंदर एक नेटवर्किंग सिस्टम है और कोऑर्डिनेशन का सिस्टम है। लास्ट लेक्चर में हमने डिसऑर्डर्स ऑफ किडनी पढ़ा था और उसके साथ वो चैप्टर क्लोज हो गया था। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट दिस चैप्टर कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल। द टिश्यूज एंड ऑर्गन इन द बॉडीज ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म डू नॉट वर्क इंडिपेंडेंटली ऑफ ईच अदर। कि जितने भी टिश्यूज या ऑर्गन हैं हमारी बॉडी के अंदर जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो इंडिपेंडेंटली वर्क नहीं करते। ये ह्यूमंस और जितने भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं ये सब की बात हो रही है। सो दे वर्क टुगेदर परफॉर्मिंग देयर मेनी टास्क एज दे नीड ऑफ द होल बॉडी। तो ये जितने भी टास्क हैं हमारी बॉडी के, मूवमेंट, रिएक्शंस, ये सब कुछ क्या हो रहे हैं, एक कंट्रोल्ड हो रहे हैं और एक दूसरे से कोऑर्डिनेटेड वे में हो रहे हैं। दिस मीन्स दैट दीज एक्टिविटीज आर कोऑर्डिनेटेड। तो इसका मतलब क्या है कि हमारी बॉडी एक कोऑर्डिनेशन में काम कर रही है और ऐसा कौन सा सिस्टम है जो इसको कोऑर्डिनेट करवा रहा है एक दूसरे से। सो कोऑर्डिनेशन आल्सो इनेबल्स द ऑर्गेनिज्म टू रिस्पॉन्ड टू हैपनिंग्स इन द वर्ल्ड अराउंड इट। तो कोऑर्डिनेशन सिस्टम ही इंसान को या किसी भी ऑर्गेनिज्म को इस काबिल बनाता है कि उसके इर्द गिर्द एनवायरनमेंट में जो कुछ हो रहा है वो उसको किस तरीके से रिस्पॉन्ड करता है, किस तरीके से उसको रिएक्ट करता है, ये सब कुछ कोऑर्डिनेशन सिस्टम ही कंट्रोल कर रहा होता है। सो वन फेमिलियर एग्जाम्पल ऑफ कोऑर्डिनेशन इज द वे इन विच मसल वर्क टुगेदर ड्यूरिंग द मूवमेंट। व्हेन बॉय रन्स टू कैच अ बॉल ही यूजेस हंड्रेड्स ऑफ मसल टू मूव हिज आर्म, लेग्स एंड बैक्स। एग्जाम्पल क्या दी गई है कि एक बच्चा है जो क्रिकेट खेल रहा है और वो बॉल को कैच करने के लिए भाग रहा है। इमेजिन करें कि अगर आपकी बॉडी कोऑर्डिनेटेड ना होती, एक सिस्टम से कंट्रोल ना आ रही होती, तो इट मे पॉसिबल कि आप देख रहे होते कि बॉल आ रही है लेकिन आपकी लेग्स मूव ना करती और आप भाग ना सकते, या अगर आप भाग सकते हैं तो हो सकता है आप अपने हाथों को कैच करने के लिए मूव ना करवा सकते। तो एट द सेम टाइम विद इन अ नैनो सेकेंड्स ये सारी प्रोसेसिंग होती है कि एक पर्सन जैसे ही आंखों से देखता है कि बॉल आ रही है एंड देन ऑटोमेटिकली विदाउट हिज इंटेंशन, यानी वो कभी खुद अपनी टांगों को नहीं कहता कि चलो अब भागो, और ना ही वो कभी अपने हाथों को कहता है चलो उठो और आपने खींच करना, यानी ये ऑटोमेटिकली एक कंट्रोल सिस्टम है जो इन सारी चीज़ों को कंट्रोल कर रहा है, जो इनको मैसेज सेंड कर रहा है कि नाउ यू हैव टू डू दिस। यानी जैसे ही आंखों ने देखा, मैसेज गया ब्रेन में और देन वहाँ से वापस एक मैसेज आया लेग्स को, नाउ यू हैव टू मूव, आपने भागना है। एंड सेकेंड मैसेज आल्सो टुवर्ड्स योर बैक एंड योर आर्म्स के नाउ यू हैव टू लिफ्ट अप एंड कैच द बॉल। ये सारा सिस्टम एक कंट्रोल्ड वे में हो रहा होता है, हर चीज एक ऑर्गेनाइज वे में चल रही होती है। कभी ऐसे नहीं हुआ कि आपका जो है ना मतलब भाग पड़े हों और आपने कोशिश की और आपके हाथ ना उठे हों। इन केस ऑफ एनी डिसऑर्डर, ये डिजीज़ एक पर्सन को है, लेकिन एक नॉर्मल इंसान के साथ कभी भी इस तरह नहीं होता कि वो केच किस और तरफ आ रहा हो और भाग किसी और तरफ रहा हो। क्यों? ये इसके पीछे एक कंट्रोल्ड सिस्टम है, एक कोऑर्डिनेशन सिस्टम है, एक कंट्रोल यूनिट है जो ये सारी चीज़ों को कंट्रोल कर रहा है। हिज नर्वस सिस्टम यूजेस द इंफॉर्मेशन फ्रॉम हिज सेंस ऑर्गन एंड कोऑर्डिनेटेड दीज मसल। और उस सिस्टम को हम क्या कहते हैं? नर्वस सिस्टम, न्यूरॉन से मिलके जो बनता है। तो ये नर्वस सिस्टम जिस तरीके से हमारे पास इंटरनेट का एक नेटवर्क जाल बिछा होता है, सिग्नल्स का एक जाल बिछा होता है, तो इसी तरीके से हमारी बॉडी के अंदर भी ये नेटवर्किंग सिस्टम होता है। तो उस सिस्टम को हम क्या कहते हैं? नर्वस सिस्टम। और वही सारी इंफॉर्मेशन यानी सेंस ऑर्गन से लेता है, यानी आंखों से इंफॉर्मेशन ली कि बॉल आ रही है, इसी के साथ साथ कानों से उसको आवाज़ भी आई कि हाँ बॉल टच हुई है और ऊपर आ रही है। तो ये सारे सेंस ऑर्गन्स हैं जिससे वो स्टिमुलस ले रहा है या जिससे वो इंफॉर्मेशन ले रहा है, और देन
फिर उस सिस्टम को प्रोसेस कर रहा है, उस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस कर रहा है कि व्हाट यू हैव टू डू नाउ अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। तो फिर वो क्या करता है, विद इन अ नैनो सेकेंड्स वो आपकी बॉडी को दोबारा मैसेज ट्रांसफ़र करता है, आपकी लेग्स को, आपकी बैक को, आपकी आर्म्स को के मूव करो। तो वो मूवमेंट भी एक ऑर्गेनाइज वे में होती है। तो ये सारी जो मूवमेंट्स हैं ये कौन कंट्रोल कर रहा है, नर्वस सिस्टम इन अ कोऑर्डिनेटिव वे। ड्यू टू दिस कोऑर्डिनेशन द मसल कंट्रैक्ट इन अ करेक्ट सीक्वेंस, पावर एंड लेंथ ऑफ टाइम। इवन के पावर ऑफ लेंथ ऑफ टाइम का भी ख्याल रखा जाता है, यानी कि विद द इक्वल पावर। ये नहीं होगा कि आपने अगर तेज़ भागना है तो आप स्लो भाग रहे होंगे, ऐसा नहीं होगा। अगर डिस्टेंस ज़्यादा है तो आप ज़्यादा ही भागेंगे, तेज़ ही भागेंगे। और लेंथ ऑफ टाइम यानी ये भी नहीं होगा कि अगर फॉर एग्जांपल 3 से 4 सेकंड लग रहे हैं उधर पहुंचने में तो आपकी बॉडी भाग के आगे निकल जाएगी, ऐसा भी नहीं होगा। यानी एक कोऑर्डिनेटिव वे में बॉडी आपको एनालाइज करती रहेगी, इंफॉर्मेशन को आहिस्ता आहिस्ता मूव होगी या तेज़ी से मूव होना है वो डिसाइड खुद ही नैनो सेकंड में बॉडी डिसाइड कर लेगी। बट दैट्स नॉट ऑल, लेकिन ये काफ़ी नहीं है। नाउ सच एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व मेनी अदर काइंड्स ऑफ कोऑर्डिनेशन। और यही एक्टिविटीज़ यानी ये हमें जस्ट लग रहा होता है कि एक बॉल आई, एक मूवमेंट हुई, बट it involves many other kinds of coordination, chemical reactions and networking system. For example, breathing and heart rate are increased, blood pressure is adjusted and extra heat is removed fast from the body. यानी आप जस्ट ये इमेजिन करें कि ब्रीथिंग और हार्ट रेट्स भी इंक्रीज हो जाते हैं। यानी आप देखेंगे जब जैसी ही कोई ऐसी कंडीशन आती है तो अचानक से आपका सांस फूलना शुरू हो जाएगा। वो इसलिए होता है कि आपकी जो ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट है, क्योंकि बॉडी आपकी अचानक से उसको रिक्वायरमेंट हुई है तो वो अब रिक्वायरमेंट फुलफिल करने के लिए आपके ब्रीथिंग रेट को इंक्रीज़ कर रही है, सांस लेने के अमल को। इसी तरह हार्ट रेट को भी इंक्रीज़ कर देगी ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड को पंप किया जाए, बॉडी तक डिलीवर किया जाए। और ब्लड प्रेशर को एडजस्ट किया जाएगा कि कहीं हाई या लो ना हो जाए। और इसी तरह एक्स्ट्रा हीट, यानी जब भी आप मूवमेंट करते हैं तो उसके नतीजे में बॉडी हीट प्रोड्यूस करती है और उसको भी पसीने के ज़रिए बॉडी से रिमूव करवाया जाएगा। तो ऑल ऑफ द बॉडी फंक्शंस वर्क इन अ कोऑर्डिनेटेड वे, एक प्रॉपर कोऑर्डिनेशन के थ्रू काम कर रहे होते हैं। तो हाउ कम्प्लेक्स वी आर एंड हाउ कम्प्लेक्स आवर नर्वस सिस्टम आर, नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी हाउ डज इट हैपन। अब ये सब कुछ होता कैसे, यानी कैसे एक बॉल देखी, कैसे ये सब कुछ बॉडी के अंदर भागना, दौड़ना, सांस लेना का अमल, हार्ट रेट, इट्स लुक लाइक समथिंग इंटरेस्टिंग नर्वस सिस्टम। लाइफ एक्टिविटीज़ आर कंट्रोल्ड एंड कोऑर्डिनेटेड। जितनी भी आपकी लाइफ एक्टिविटीज़ हैं वो कंट्रोल्ड की जाती हैं और वो कोऑर्डिनेटेड होती हैं। बॉडी वर्क एज वन यूनिट, और आपकी जो बॉडी है वो एज अ यूनिट यानी एक हो के काम करती है। ये कभी नहीं होता कि आपके दाएं हाथ और बाएं हाथ का इख्तलाफ आ गया और एक हाथ कह के नहीं मैंने नहीं भागना या मैंने नहीं उठना और दूसरा हाथ कह के मैंने उठना है, या इसी तरह का आपकी एक टांग है मैंने मूव नहीं होना, दूसरी टांग को कहे आपने मूव होना है तो हो, लेकिन ऐसा नहीं होता। यानी कोऑर्डिनेटेड वे में एक दूसरे की सर्वाइवल के लिए, एक दूसरे की स्ट्रगल को मद्देनज़र रखते हुए हमारी बॉडी एक यूनिट में काम करती है। यानी ये भी नहीं हो सकता कि आपका रिस्पायरेटरी सिस्टम के कि मैंने ब्रीथ नहीं करना, मैंने अपना सांस तेज़ नहीं करना, तो इट्स मीन रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होगी। लेकिन क्योंकि अल्लाह ने हमारा सिस्टम बनाया है इस तरीके से कि वो प्रॉपर वे में काम कर रहा होता है, एक दूसरे से कोऑर्डिनेटिव वे में काम कर रहे होते हैं ताकि जो भी नेट रिजल्ट है बॉडी के लिए वो आपको मिल सके। तो बॉडी वर्क एज अ यूनिट इन विच इट्स डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम कोऑपरेट एंड वर्क इन अ हार्मोनी विद ईच अदर। तो वो एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करते हैं, डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम, और देन फिर एक प्रॉपर फंक्शन परफॉर्म होता है। सो देयर आर टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेशन। कितनी टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेशन है हमारी बॉडी के अंदर? तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेशन इन ऑर्गेनिज्म। यानी जिस तरीके से हमारी कंट्री में जो नेटवर्किंग सिस्टम है उसके लिए डिफरेंट नेटवर्क्स हैं, जोंग, वारेद और इसी तरीके से यूफोन, PTCL, नयाटेल। सो ये डिफरेंट नेटवर्किंग सिस्टम है जो हमारे कंट्री में काम कर रहे हैं। इसी तरीके से हमारी बॉडी के अंदर कौन से कोऑर्डिनेटिव सिस्टम काम कर रहे हैं? तो पहला, नर्वस कोऑर्डिनेशन ब्रॉट अबाउट बाय द नर्वस सिस्टम
एंड सेकंड केमिकल कोऑर्डिनेशन ब्रॉट अबाउट बाय एंडोक्राइन सिस्टम। सो नर्वस कोऑर्डिनेशन जो है वो नर्वस सिस्टम के थ्रू होगी और केमिकल कोऑर्डिनेशन जो है वो किसके थ्रू होगी, एंडोक्राइन सिस्टम के थ्रू होगी। Animals have both the nervous and chemical coordination system in their bodies, while plants and other organisms have only chemical coordination. तो animals यानी kingdom Animalia या जितने भी complex multicellular organism है like human, animal, different animals, तो इनके अंदर both nervous और chemical coordination दोनों होती है, जबकि plants और other जो less specialized organisms हैं उनके अंदर जस्ट केमिकल कोऑर्डिनेशन होती है। सो कोऑर्डिनेटेड एक्शन जो होता है उसके 5 बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं, स्टिमुलस, रिसेप्टर, कोऑर्डिनेटर, इफेक्टर एंड रिस्पॉन्स। यानी वन बाय वन हम इसको स्टडी करेंगे, कैसे स्टिमुलस क्या होता है, किस तरीके से काम करता है, इसी तरह नेक्स्ट स्टेप रिसेप्टर्स, कोऑर्डिनेटर्स, इफेक्टर एंड रिस्पॉन्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टिमुलाई या स्टिमुलस क्या है, जो फर्स्ट हमारा स्टेप है, यानी ये वो स्टेप्स हैं जिसके थ्रू आपको पता चलेगा कि हमारा जो नेटवर्किंग सिस्टम है बॉडी के अंदर, नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम, वो किस तरीके से काम कर रहा है। व्हाट हैपन्स व्हेन वी टच अ स्नेल, क्या होगा जब हम किसी स्नेल को टच करेंगे। वी माइट हैव सीन द फ्लावर्स ऑफ सनफ्लावर प्लांट मूविंग टुवर्ड्स द सन। हमने ये भी ऑब्जर्व किया है, ये भी देखा है हमने कि सनफ्लावर यानी सूरजमुखी का जो फूल होता है वो मूविंग टुवर्ड्स द सन, यानी जहाँ जहाँ वो सूरज जाता है तो उसका जो फेस है वो उसी की तरफ मूव करता जाता है। व्हाट कुड बी द रीजन फॉर ऑल दिस, तो इन सब की रीजंस क्या हैं, टच, लाइट, ईटीसी, यानी पहले में टच यानी टचिंग अ स्नेल और दूसरे में लाइट, सनलाइट, आर द फैक्टर्स डेट ब्रिंग अबाउट सर्टेन रिस्पॉन्सेज इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो ये वो स्टिमुलस हैं जो उस लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर रिस्पॉन्स क्रिएट कर रहे हैं। लाइक जिस तरीके से सनफ्लावर वाला फूल मूव कर रहा है अकॉर्डिंग टू सन, तो सन लाइट जो है उसके लिए एक स्टिमुलस है, एक इंफॉर्मेशन है, और उसका मूव करना वो उसका रिस्पॉन्स है। सो दीज फैक्टर्स आर कॉल्ड स्टिमुलाई। तो कौन से फैक्टर स्टिमुलाई होंगे जो बॉडी के अंदर कोई चेंजेस लेके आए, तो वो क्या है, स्टिमुलाई। We can define a stimulus as any change in environment, external and internal, which can provoke a response in organisms. तो stimulus की अगर हम definition लिखें जो आप एग्जाम में भी लिख सकते हैं, वो ये है कि a stimulus is any change, यानी आपके एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में कोई भी ऐसी चेंज, वो इंटरनल में भी हो सकती है, वो एक्सटर्नल में भी हो सकती है, जो प्रोवोक करे एक रिस्पॉन्स को एक ऑर्गेनिज्म में, उसके बदले में एक ऑर्गेनिज्म एक रिस्पॉन्स क्रिएट करे, उसको हम क्या कहेंगे, स्टिमुलस। जैसे लाइट के रिस्पॉन्स में सनफ्लावर मूव कर रहा है, टचिंग स्नेल के रिस्पॉन्स में स्नेल मूव कर रहा है। तो ये सारे जो स्टिमुलस हैं वो प्रोवोक कर रहे हैं किसको, एक रिस्पॉन्स को बॉडी के अंदर। मोर एग्जांपल ऑफ स्टिमुलाई आर हीट, कोल्ड, प्रेशर, साउंड वेव्स, प्रेजेंस ऑफ केमिकल, माइक्रोबियल इन्फेक्शन। ये सारे के सारे क्या हैं, स्टिमुलस हैं। यानी हीट होती है तो उसके नतीजे में भी आपकी बॉडी एक रिस्पॉन्स क्रिएट करती है, स्वेटिंग होती है, आप मूव करते हैं ऐसी जगह पे जहाँ पे ठंड हो। इसी तरह ठंड, कोल्ड भी एक स्टिमुलाई है जिसके रिस्पॉन्स में आप गर्म जैकेट ऊपर लेते हो और ऐसी जगह पे मूव करते हो जो कि गर्म हो। इसी तरह तरीके से जो प्रेशर है, हवा का प्रेशर है, ठीक है, वो भी मेंटेन होता है, वो भी एक स्टिमुलस है। उसके नतीजे में भी आपकी बॉडी आपके पता होने के बावजूद रिएक्ट कर रही होती है। इसी तरीके से साउंड वेव्स, यानी आप किसी की आवाज़ सुनते हैं या कोई डरावनी आवाज़ सुनते हैं या कोई भी ऐसी साउंड सुनते हैं, उसके नतीजे में भी आपका एक रिस्पॉन्स क्रिएट होता है, आपकी बॉडी उसको सुनती है, एक्टिव हो जाती है। प्रेजेंस ऑफ केमिकल्स, यानी इन सम सॉर्ट ऑफ केमिकल्स लाइक फ्रेगरेंस भी एक केमिकल की फॉर्म है। तो जैसे ही आप इस तरीके से कोई केमिकल्स स्मेल करते हैं तो उसके नतीजे में भी आपकी बॉडी एक रिस्पॉन्स क्रिएट करती है। तो माइक्रोबियल इन्फेक्शन, इसी तरीके से जो कोई इन्फेक्शन हो जाता है आपकी इंटरनल बॉडी के अंदर, तो उसके नतीजे में भी एक रिस्पॉन्स क्रिएट होता है। तो ये वो सारे स्टिमुलस हैं। अगर आप पिक्चर देखें तो केमिकल्स इन एयर, यानी डिफरेंट केमिकल्स इन एयर, उनके रिस्पॉन्स, इसी तरीके से कोल्ड का रिस्पॉन्स, हीट का रिस्पॉन्स, साउंड का रिस्पॉन्स, जिस तरीके से
सॉन्ग होता है तो उसके नतीजे में आपकी बॉडी डांस करना शुरू कर देती है। और पेन का रिस्पॉन्स, यानी जैसे ही आपको कट लगता है तो उसके नतीजे में भी आप एक रिस्पॉन्स क्रिएट करते हैं। तो ये सारे के सारे क्या हैं, स्टिमुलस हैं। तो स्टिमुलस समझ आ गई आपको कि कोई भी चेंज आपकी बॉडी में जब आता है, या इंटरनल हो या एक्सटर्नल एनवायरनमेंट हो, उसको हम स्टिमुलस कहते हैं, और वो ऑर्गेनिज्म के अंदर एक रिस्पॉन्स क्रिएट करता है। अब नेक्स्ट, स्टिमुलस आ गया, एनवायरनमेंट में चेंजेस आ गई, इंटरनल हो या इंटरनल, अब उसको उसको रिसीव कौन करेगा, यानी हर चीज़ की रिसीविंग के लिए भी कोई चीज़ होती है। जिस तरीके से आप कोई मेल करते हैं तो डाकिया या डाकखाना उसको रिसीव करता है, तो यानी वो एक चेंज था। तो इसी तरीके से कौन होगा जो इसको रिसीव करेगा। तो स्टिमुलाई आर डिटेक्टेड बाय स्पेशल ऑर्गन, टिश्यूज और सेल्स ऑफ बॉडीज, यानी जितने भी स्टिमुलस होते हैं वो स्पेशल ऑर्गन, टिश्यूज या सेल के थ्रू क्या होते हैं, डिटेक्ट किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल साउंड वेव्स आर डिटेक्टेड बाय ईयर्स, यानी आपके कान नहीं होंगे तो आपको आवाज़ नहीं सुनाई देगी। कान ही वो ऑर्गन है जिसके थ्रू आप साउंड वेव्स को डिटेक्ट करते हैं और फिर उस इंफॉर्मेशन को सॉर्ट आउट करते हैं। लाइट इज डिटेक्टेड बाय आईज, तो जितनी आपको लाइट नज़र आ रही है वो आपकी आंखों से नज़र आती है। और केमिकल्स इन एयर डिटेक्टेड बाय नोज, तो कोई फ्रेगरेंस वगैरह होती है, कोई स्मेल होती है, तो वो आप किससे स्मेल करते हैं, थ्रू नोज। तो ये वो ऑर्गन्स हैं, स्पेशलाइज्ड ऑर्गन, जो स्टिमुलाई को रिसेप्ट करते हैं, और इनको क्या कहते हैं, रिसेप्टर्स, जो किसी चीज़ को रिसीव करता है। So the organs, tissues or cell which are specifically built to detect a particular type of stimuli are called receptors. तो रिसेप्टर्स किसको कहते हैं, ऐसे पार्टिकुलर ऑर्गन, सेल या टिश्यू जो एक खास टाइप ऑफ स्टिमुलस को डिटेक्ट करें, उसको हम क्या कहते हैं, रिसेप्टर्स। सो इसमें आंख, नाक, कान, ज़बान और हाथ आते हैं। यानी ज़बान से आप टेस्ट कर सकते हैं कि जायका कैसा है, और हाथ से या स्किन से आप टच कर सकते हैं और उससे भी आप डिफरेंट चीज़ों का अंदाज़ा लगा सकते हैं। सो कोऑर्डिनेटर्स, अब ये मेन ऑर्गन है जो इस सारे सिस्टम का हब है, मेन हिस्सा, सेंटर पॉइंट। These are the organs that receive the information from receptors and send message to a particular organs for proper action. तो ये जो कोऑर्डिनेटर्स होते हैं ये बेसिकली रिसीव करते हैं इंफॉर्मेशन फ्रॉम रिसेप्टर्स और फिर उसको एनालाइज करते हैं कि इंफॉर्मेशन क्या है, और फिर उस मैसेज को सेंड कर देते हैं टू पार्टिकुलर ऑर्गन प्रॉपर एक्शन। तो फिर किसी पार्टिकुलर ऑर्गन को वो मैसेज सेंड बैक करेंगे ताकि उसके ऊपर प्रॉपर एक्शन लिया जाए। तो इन नर्वस कोऑर्डिनेशन ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड आर द कोऑर्डिनेटर्स, यानी दिमाग और स्पाइनल कॉर्ड, ये दो मेन ऑर्गन है नर्वस सिस्टम के लिए, जो क्या कर रहे हैं, एक कोऑर्डिनेटर के तौर पे काम कर रहे हैं। इनके पास सारे मैसेजेस आते हैं, जितने भी 5 सेंसेस मैंने आपको बताई थी रिसेप्टर्स थे, वो सारे के सारे रिसेप्टर्स की जो मैसेजेस हैं वो इनको रिसीव होते हैं, इन कोऑर्डिनेटर्स को रिसीव होते हैं। ये फिर इन्फॉर्मेशन को क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं। जैसा कि हमने स्टार्टिंग में एक एग्जांपल पढ़ चुके हैं कि अ बॉय इज़ रनिंग टू कैच अ बॉल। सो वो इन्फॉर्मेशन रिसीव हुई थी और वो गई थी ब्रेन तक, और ब्रेन ने फिर आगे उसको एनालाइज किया कि हाँ बॉल आ रहा है, कितना डिस्टेंस है, कितनी स्पीड है, और फिर उसके अकॉर्डिंग आपकी बॉडी ने क्या किया, मूव किया। सो दे रिसीव इंफॉर्मेशन एंड स्पेशल सेंड्स मैसेज थ्रू न्यूरॉन्स इन फ्रंट ऑफ इन द फॉर्म ऑफ नर्व इम्पल्स। तो नर्व इम्पल्स के थ्रू, यानी जिस तरीके से आपकी बॉडी के अंदर जिस तरीके से आपकी कंट्री के अंदर सिग्नल्स के थ्रू आपको इंटरनेट मिलता है, तो इस तरीके से हमारी बॉडी के अंदर जो मैसेज ट्रांसफर होता है वो इन द फॉर्म ऑफ नर्व इम्पल्स होता है। सो ऑन द अदर हैंड इन केमिकल कोऑर्डिनेशन वेरियस, यानी हमने 2 सिस्टम पढ़े थे, एक नर्वस सिस्टम था और एक एंडोक्राइन सिस्टम था। तो एंडोक्राइन सिस्टम क्या है, ऑन द अदर हैंड इन केमिकल कोऑर्डिनेशन वेरियस एंडोक्राइन ग्लैंड्स प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन कोऑर्डिनेशन। डिफरेंट एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं जो डिफरेंट सिक्रीशंस करते हैं, तो वो भी हेल्प आउट कर रहे होते हैं किसमें, कोऑर्डिनेशन में। So they receive message information in the form of various chemicals and send message by secreting particular hormones in the blood. So ये जो रिसीव करेंगे मैसेज वो भी डिफरेंट केमिकल्स की फॉर्म में इनके पास मैसेजेस आएगा, और जो ये मैसेज सेंड करेंगे, सिक्रीट करेंगे, वो भी इन द फॉर्म ऑफ केमिकल्स या हार्मोन होगा जो ब्लड के अंदर जाएगा, और ब्लड फिर डिफरेंट बॉडी पार्ट्स तक ले जाएगा और वो एक प्रॉपर एक्शन
परफॉर्म करेंगे। तो ये दोनों सिस्टम बेसिकली कोऑर्डिनेटर्स, एंडोक्राइन और नर्वस सिस्टम कोऑर्डिनेटर्स का काम कर रहे होते हैं। नर्वस सिस्टम में ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, और एंडोक्राइन सिस्टम में डिफरेंट ग्लैंड्स होते हैं जो कि ये कोऑर्डिनेटर्स का काम करते हैं या कंट्रोल यूनिट का काम करते हैं। यानी आपकी जितनी भी मूवमेंट्स हैं, इंफॉर्मेशन रिसीव करना, ये सब कुछ इन्हीं पे बेस करेगा। नेक्स्ट इज द फैक्टर्स। दीज आर द पार्ट ऑफ द बॉडी विच रिसीव मैसेज फ्रॉम कोऑर्डिनेटर्स एंड प्रोड्यूस अ पार्टिकुलर रिस्पॉन्स। तो ये वो पार्ट है जो रिसीव करता है किससे, कोऑर्डिनेटर्स यानी नर्वस सिस्टम से या एंडोक्राइन से मैसेज रिसीव करेगा और एक पार्टिकुलर रिस्पांस क्रिएट करेगा। इन नर्वस कोऑर्डिनेशन न्यूरॉन्स कैरी मैसेजेस फ्रॉम कोऑर्डिनेटर्स ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड टू मसल एंड ग्लैंड्स व्हिच एक्ट एज अ इफेक्टर। सो नर्वस कोऑर्डिनेशन सिस्टम में क्या होता है, जो मैंने आपको बताया था कि न्यूरॉन्स होते हैं, डिफरेंट न्यूरॉन्स, जिस तरह सेल्स हैं, बेसिकली ये भी सेल्स होते हैं। तो ये डिफरेंट सेल्स होते हैं, न्यूरॉन सेल्स। तो ये मैसेज को कैरी करते हैं वन बाय वन एंड ट्रांसफ़र कर देते हैं किसको, इफेक्टर को। और ये मैसेज आता कहाँ से, ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड से। लेकिन एंडोक्राइन सिस्टम में वो मैसेज कहाँ से आएगा, ग्लैंड से। और ग्लैंड्स किस फॉर्म में मैसेज भेजेंगे, इन द फॉर्म ऑफ केमिकल। तो इन केमिकल कोऑर्डिनेशन पार्टिकुलर हार्मोन्स कैरी मैसेज फ्रॉम coordinators endocrine gland to a particular target tissue which act as a effector. For example, hormones, nephron act as a effector. So chemical coordination system में जो ग्लैंड्स होंगे, एंडोक्राइन ग्लैंड, वो कोऑर्डिनेट करेंगे एक दूसरे के साथ। वो उनके पास मैसेज आएगा, वो उसको एनालाइज करेंगे और उसके रिस्पांस में एक इफेक्टिव रिस्पांस क्रिएट करेंगे और देन फिर एक केमिकल रिलीज करेंगे जो जाके डिफरेंट और इफेक्टर सिस्टम पे एक्ट करेगा। जैसे कि जैसी कोई कंडीशन ऐसी आती है तो वो हार्मोन्स क्या होते हैं, किडनी के ऊपर यानी नेफ्रॉन्स के ऊपर जाके एक्ट करते हैं और देन वो फिर एज अ इफेक्टर के तौर पे काम करते हैं। सिमिलरली बोन्स एंड लिवर एक्ट एज अ इफेक्टर्स फॉर मेनी हार्मोन्स। तो जो बोन्स एंड लिवर हैं वो भी बहुत सारे हार्मोन्स के फैक्टर के तौर पे काम करते हैं, यानी बहुत सारे हार्मोन्स होते हैं जो जाके आपके लिवर और बोन पे एक्ट करते हैं और देन वो एक प्रॉपर फंक्शन परफॉर्म करते हैं। रिस्पॉन्स ऑन रिसीविंग द मैसेज फ्रॉम कोऑर्डिनेटर्स द इफेक्टर परफॉर्म्स एक्शन। तो अब जब इफेक्टर्स के पास मैसेज आ गया, कोऑर्डिनेटर सिस्टम्स के थ्रू एक मैसेज आ गया, तो अब उस इफेक्टर ने एक रिस्पांस क्रिएट करना है। तो उसको हम क्या कहेंगे, रिस्पांस। द एक्शन इज कॉल्ड रिस्पांस। फॉर एग्जांपल, पुलिंग आवर हैंड अवे फ्रॉम समथिंग वेरी हॉट एंड द मूवमेंट ऑफ द फ्लावर ऑफ सनफ्लावर टुवर्ड द लाइट इज अ रिस्पांस। सो फॉर एग्जांपल, आपका हाथ किसी भी गर्म चीज़ पे लग जाता है तो आप फ़ौरन से, यानी आप अनइंटेंशनली, कभी भी आपने हाथ को नहीं कहा कि भाई आप ये गर्म है, अब आप उठाओ यहाँ से, वो ऑटोमेटिकली अनइंटेंशनली आप हाथ खींच लेते हो। तो इसके पीछे पूरा का पूरा जो सिस्टम है वो क्या है, कोऑर्डिनेटिव सिस्टम है। यानी यहाँ से पहले मैसेज जाएगा ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड तक, थ्रू टचिंग आपको ये स्टिमुलस मिलेगा, इन्फॉर्मेशन मिलेगी, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड इसको एनालाइज करेगी और देन इफेक्टर जो मसल्स होंगे उनको मैसेज आएगा कि पुल द हैंड। तो हैंड पुल हो जाएगा, आप हैंड खींच लेंगे। तो इसी तरीके से जो फ्लावर है, सनफ्लावर है, तो उसका जो फ्लावर जो मूवमेंट है वो भी इसी तरीके से एक्ट होती है, अकॉर्डिंग टू लाइट वो मूव करता है। सो यूजुअली नर्वस कोऑर्डिनेशन सिस्टम प्रोड्यूस द इमीडिएट बट शॉर्ट लिविंग रिस्पांस व्हाइल केमिकल कोऑर्डिनेशन प्रोड्यूस स्लो बट लॉन्ग लिविंग रिस्पांस। अच्छा, नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम में जो एक डिफरेंस है वो ये है कि नर्वस कोऑर्डिनेशन सिस्टम इमीडिएट रिस्पांस क्रिएट करता है और वो शॉर्ट लिविंग होता है, यानी कुछ लम्हे के लिए वो रहेगा। लेकिन जो केमिकल कोऑर्डिनेशन या एंडोक्राइन सिस्टम है वो एक लॉन्ग टर्म रिस्पांस क्रिएट करता है बट स्लो क्रिएट करता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द कोऑर्डिनेटेड सिस्टम, हाउ आवर बॉडी वर्क्स इन अ कोऑर्डिनेशन। और कौन कौन से सिस्टम हैं, टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेशन सिस्टम्स कौन कौन से थे, वो दोनों हमने पढ़ लिए। तो अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियोस का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू।